चलिए प्रिय छात्र छात्राओं, आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे अष्टक नियम की सीमाएं। अब देखिए अष्टक नियम के अपवाद और अष्टक नियम की सीमाएं, इसको चाहे ऐसे बोल दीजिए चाहे ऐसे बोल दीजिए। सीमाएं यानी कि जहाँ पे जाके हमारा नियम काम नहीं करता है, और यह अष्टक नियम के अपवाद यानी कि जो जहाँ पे नियम फेल हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे। कुछ यौगिकों के अणु अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं परंतु फिर भी वे स्थायी होते हैं। ये निम्नलिखित हैं। पहला देखिए हमारे पास पॉइंट है न्यून इलेक्ट्रॉन अणु, इंग्लिश में है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। देखिए लिखा है इन अणुओं में केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अर्थात अष्टक पूर्ण नहीं होता है और फिर भी ये स्थायी हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये अपवाद हैं, अष्टक नियम का अपवाद है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बेरियम क्लोराइड है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, डाइबोरेन एटसेट्रा आदि। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, बेरिलियम क्लोराइड दिखाया। देखिए बेरिलियम क्लोराइड आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक कह रहा हूँ, एक एक बॉन्ड की साझेदारी है बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में, इधर भी यानी कि एक एक युग्म की साझेदारी हुई है। देखिए बेरिलियम के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये अपवाद है, जबकि 8 पूरे होने चाहिए तभी तो काम चलेगा। देख रहे हैं ना भाई, क्लोरीन का तो पूरे हो गए अष्टक, देखिए यहाँ भी पूरा हो गया, लेकिन बेरिलियम का क्या भाई, ये भी तो पूरा होना चाहिए। अच्छा अब देखिए आप, देखिए इसको दोबारा समझ लीजिए। ये एग्जाम्पल है बेरिलियम क्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, डाइबोरेन आदि। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई बेरिलियम जो है, जब बेरिलियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है तो यहाँ तो दिख रहे हैं अंतिम कोश में बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन, भाई साझा तो देख रहे हैं ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का है, और ये जो डॉट दिख रहा है ये बेरिलियम का है। ऐसे ये डॉट किसका है? बेरिलियम का है। यानी कि बेरिलियम ने एक युग्म की साझेदारी तो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, और बेरिलियम के लिए एक युग्म की साझेदारी यहाँ दिखा रहे हैं, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। जबकि क्लोरीन का तो अष्टक पूरा हो गया, इधर भी क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया, बॉन्ड स्ट्रक्चर ये हो गई। तो बेरिलियम के अंतिम कोश में तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए। आगे देखिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में, जो देखिए डॉट दिख रहा है ना, ये बोरान का इलेक्ट्रॉन है, ये और ये। देखिए इन तीनों इलेक्ट्रॉनों एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर ली फ्लोरीन के। देखिए फ्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया, यहाँ पे भी अष्टक पूरा हो गया, और यहाँ पे भी अष्टक पूरा हो गया। बात समझ में आई आपको? अब देखिए अष्टक पूरा हो गया, लेकिन बोरोन का देखिए अष्टक पूरा नहीं हुआ है। बोरोन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरे नहीं है, तो ये भी अपवाद है। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। चलिए आगे चलेंगे। अणु जिनमें अष्टक का प्रसार होता है, ये दूसरा पॉइंट है। अणु जिनमें अष्टक का प्रसार होता है, देखिए सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स, इनको क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, जैसे सल्फर के जो अणु होते हैं, सल्फर के अंतिम कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे 12 मैंने बताए। तो ये अपवाद ही तो है भाई, जब अष्टक नियम है तो अष्टक नियम के अनुसार तो अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो फिर ये 12 क्यों आ रहे हैं? ठीक है, तो ये भी अपवाद है। चलिए इसको समझेंगे। इन अणुओं के केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक होते हैं, अर्थात अष्टक का प्रसार होता है। इसका कारण केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश में खाली डी कक्षकों का होना है। ठीक है जी, तो कारण हमने क्या बताया? इसका कारण क्या है? केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश में खाली डी कक्षकों का होना है। आगे चलेंगे। एग्जाम्पल देखिए PCl5, SF6, IF7 एटसेट्रा आदि। जैसे PCl5 का एग्जाम्पल देखिए, मैंने फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनों को डॉट से और Cl के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से शो किया है। देखिए फास्फोरस के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये पांचों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर रहे हैं। देखिए है ना, देख रहे हैं ना आप? ये देखिए ये एक साझेदारी हो गई, ये एक और ये देखिए एक और, यानी टोटल जो है फास्फोरस जो है क्लोरीन
के परमाणु से 5 बॉन्ड बना रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5। तो फास्फोरस के अंतिम कोश में कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, यानी फास्फोरस के अंतिम कोश में 10 इलेक्ट्रॉन है। देखिए क्लोरीन का तो स्टक पूरा हो गया, क्योंकि क्लोरीन तो एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी। ठीक है नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए SF6, देखिए सल्फर है ये 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं ना। अब देखिए सल्फर का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक एक फ्लोरीन के साथ साझेदारी कर रहा है। देखिए ये देखिए यहाँ पे ऐसे देखिए। तो सल्फर के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12। ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर के अंतिम कोश में हो गए। फ्लोरीन का तो अष्टक पूरा हो गया प्रत्येक फ्लोरीन का। तो देखिए यहाँ भी ये अपवाद है। बाकी और भी एग्जाम्पल हैं। संक्रमण धातुओं के यौगिक। देखिए संक्रमण धातुओं के यौगिकों में संक्रमण धातु आयन अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि संक्रमण धातुएं विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के अणु बनाते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है जी। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी एग्ज़ाम में हमेशा आता है। ठीक है, तो उसको भी अच्छी तरह से तैयार करें आप। देखिए संकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सहसंयोजी अणुओं की ज्यामितीय संरचना को समझने के लिए संकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। किसी परमाणु के अंतिम कोश के 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक जब परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रक्रम को संकरण कहते हैं। ठीक है जी। कार्बनिक व अकार्बनिक अणुओं में संकरण निम्न प्रकार के होते हैं: sp, sp2, sp3, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। अब देखिए इनके लिए एक नंबर निर्धारित किया है मैंने। sp को आप 2 से बोलिए, यानी कि दो नंबर, यानी कि sp के लिए 2 नंबर है, sp2 के लिए 3 नंबर है, sp3 के लिए 4 नंबर है, sp3d के लिए 5 नंबर है, sp3d2 के लिए 6 नंबर है और sp3d3 के लिए 7 नंबर है। ये नंबर कैसे निकाला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक S और एक P, एक S कक्षक है और एक P कक्षक है। कितने हो गए टोटल? 2 हैं तो 2 लिख दिया। एक S कक्षक है और 2 P कक्षक हैं, टोटल कितने हो गए? 3 लिख दिया। एक S कक्षक है और 3 P कक्षक हैं, कितने हो गए टोटल? 4। एक S कक्षक है, 3 P और एक D, तो 3 और एक 4 और एक 5। एक S है, 3 P हैं और D 2 हैं, तो 3 4 5 और 6। एक S 3 P हैं और 3 D हैं, तो देखिए 3 और 3 6 और एक 7। अब देखिए संकरण को मैं थोड़ा सा आप लोगों को अलग से समझा सकता हूँ। देखिए जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे पास बहुत अधिक भूमि थी, लेकिन हमारे पास उन्नत बीज नहीं था। हम लोग देसी बीजों का प्रयोग करते थे। उनसे क्या होता था, जो पैदावार होती थी वो बहुत कम होती थी, उन पे बीमारी जल्दी आ जाती थी। ठीक है। अब हुआ क्या कि वक्त के साथ साथ जब वैज्ञानिकों ने शोध की, नए नए जो है प्रयोग किए, तो उन्होंने उन्नत बीजों का आविष्कार किया। अब देखिए कैसे आविष्कार किया। मान लीजिए अमेरिका में एक गेहूं है जिसकी पैदावार जो है 1 बीघे का 10 क्विंटल। ठीक है, 1 बीघे के अंदर 10 क्विंटल जो है अनाज निकल जाता है, गेहूं निकल जाता है। और भारत के अंदर जो है जो गेहूं है, देसी गेहूं, वो 1 बीघे के अंदर निकलता है 60-70 किलो।
तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, दोनों गेहूं के बीजों को मिला दिया, यानी कि उनके गुणों को मिलाकर एक नए बीज का निर्माण किया। उस बीज की क्या खासियत थी, उस बीज के अंदर देसी गेहूं के जैसा स्वाद था, ठीक है, और अमेरिका का जो बीज था गेहूं का, उसके गुणों वाली अधिक क्षमता उसके अंदर डाल दी गई, जो नया बीज था। तो जब उसको धरती में डाला गया, फसल पैदा हुई, तो हमें जो है लगभग 4-5 क्विंटल जो है अनाज प्राप्त हुआ, जिसके अंदर क्या क्या गुण थे, वो अमेरिकी बीज के अनुसार भी था, क्योंकि उसकी पैदावार ज़्यादा थी, और भारत का जो देसी गेहूँ था उसके अनुसार उसका स्वाद था, उसके अंदर सुगंध भी थी। तो जो नया बीज आया वो क्या कहलाया, वो संकर बीज कहलाया, या इसको हम हाइब्रिड बीज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड बीज, ठीक है। ऐसे देखिए, जैसे घोड़ा होता है, घोड़ा तेज़ दौड़ सकता है, और जो गधा होता है वो गधा जो है ज़्यादा सामान ढो सकता है। वैज्ञानिकों ने गधा और घोड़े से मिलाकर एक नई स्पीसीज़ को बनाया, वो होता है खच्चर। देखिए खच्चर की क्या खूबी होती है, वो दौड़ भी सकता है और वो माल भी ढो सकता है। जैसे आपने देखे होंगे घोड़ा तांगे होते हैं, उनमें घोड़ा नहीं लगा होता, ना उनमें गधा लगा होता है, उनमें खच्चर लगा होता है, क्योंकि जो खच्चर होता है वो भाग भी सकता है घोड़े के अनुसार, घोड़े के जैसे, और गधे के जैसे वो वजन भी उठा सकता है, ठीक है। तो आप संकरण को समझ गए होंगे। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे जो संकरण हो रहा है, जैसे हमने बात रखी अभी कि भाई किसी परमाणु के अंतिम कोश के 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक जब परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक नए कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रक्रम को संकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं sp संकरण की बात करूँ, यानी कि इस संकरण में एक S ने और एक P ने पार्टिसिपेट किया और एक नए प्रकार का जो है संकर कक्षक बनाया, जिसको sp बोल रहे हैं। sp2 देखिए, एक S कक्षक ने और 2 P कक्षक ने मिलकर समान ऊर्जा के sp2, ठीक है, sp2 कक्षकों का निर्माण करा, ये संकर कक्षक है। ऐसे ही देखिए एक S और 3 P ने मिलकर एक नए संकर कक्षक का निर्माण किया, ये sp3 है। एक S, 3 P और एक D ने मिलकर एक नए संकर कक्षक का निर्माण किया, sp3d। यानी कि अगर मैं इस एक कक्षक की बात करूं तो इसके अंदर S का भी गुण है, P का भी गुण है और D का भी गुण है। तो इस तरह से जो है आप संकरण को समझ गए होंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे sp संकरण की। किसी परमाणु के बाह्य कोश के S व एक P कक्षक मिलकर समान ऊर्जा के 2 संकर कक्षकों का बनना sp संकरण कहलाता है। यानी कि जब किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक तो S और एक P कक्षक मिलकर समान ऊर्जा के 2 संकर कक्षकों का निर्माण करता है, sp संकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जो ये नंबर था, ये नंबर इस चीज़ को बता रहा है कि संकरण में कितने कक्षकों की संख्या बनेगी, जो नए संकर कक्षक बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी। यानी कि अगर sp संकरण हुआ है तो उनकी संख्या 2 होगी, ये नंबर ये भी बताता है। अगर sp2 संकरण हुआ है उनकी संख्या 3 होगी, sp3 संकरण हुआ है तो उनकी संख्या 4 होगी, जो नए संकर कक्षक बनेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया, देखिए किसी परमाणु के बाह्य कोश के एक S व एक P कक्षक मिलकर समान ऊर्जा के 2 संकर कक्षकों का बनना sp संकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, HgCl2, इसको हम बोल सकते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड, और आपका ये C2H2, इसको एसिटिलीन बोल सकते हैं, एटसेट्रा। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, कल के लेक्चर में और आगे समझेंगे।